हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो कंप्लीट कर लिया था और उसकी असाइनमेंट भी आपको दे दी गई है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में हमें पता है क्या रिएक्टेंट किस में बदलते हैं, प्रोडक्ट के अंदर बदलते हैं। अब उस रिएक्शन के बारे में हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मीन्स वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस चीज को कौन बताता है, हमारा +1 का जो टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरा हमने पढ़ा था क्या कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये अगर हो रही है तो कितनी हो चुकी है या कितनी बाकी पड़ी है, कितनी कंप्लीट होने वाली है, उसके बारे में हमें पता चलता है। वो हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितनी मात्रा में हो चुकी है। तो वो भी हम +1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, किसके अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर। अब तीसरी बात आती है हमारे पास कि जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी स्पीड से हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, उसके बारे में डिस्कशन करना कि हाउ मच द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो इसको डिस्कस करने के लिए जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है वो भी एप्लीकेबल नहीं है और जो इक्विलिब्रियम है वो भी हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें एक नई ब्रांच की रिक्वायरमेंट पड़ी, जिससे हम क्या नाम देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली हमें क्या बताएगी, ये हमें ये बताएगी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, किस अमाउंट से, किस रेट से रिएक्टेंट बदल रहे हैं प्रोडक्ट में, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, रेट ऑफ रिएक्शन को, और क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। उन सारों चीज़ों के बारे में, सभी के बारे में जो ब्रांच इंफॉर्मेशन देगी, उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो डिस्कस करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो क्या है ये हमारे पास, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या ये हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की, विच डील्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन, साथ के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, एंड द मैकेनिज्म, जो हमारे पास मैकेनिज्म है, एंड द मैकेनिज्म बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। उन सभी के बारे में किन फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा, और मैकेनिज्म भी किस प्रकार से रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। उन सभी के बारे में जो ब्रांच हमें स्टडी करवाएगी, उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम देंगे उसको हम, केमिकल काइनेटिक्स का नाम देंगे। ओके।
अब केमिकल काइनेटिक्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों जरूरत है? क्योंकि हमने कोई भी रिएक्शंस करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम में हो जाएगी या कितना समय लगेगा या वो कितनी स्लो है या कितनी फास्ट है। तो उससे हमें ये जो प्रोडक्ट बनना है उसकी हमें गैस लग जाएगा कि कितनी जल्दी वो बन जाएगा, ताकि हम उसको लॉन्च कर सकें या यूज़ कर सकें। तो कोई भी मेडिसिन है, कोई भी हमारे पास सोलवेंट बनाते हैं, कोई ड्रग्स बनाते हैं, कुछ भी केमिकल बनाते हैं, तो उसका रेट जितना ज़्यादा फास्ट होगा वो उतना जल्दी बनेगा, ज़्यादा बनेगा और उतना ईजिली अवेलेबल होगा और उसको हम जल्दी से यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमें कब पता चलेगा? वो हमें केमिकल काइनेटिक्स से ही पता चलेगा। अब रेट कितना फास्ट है, कितना स्लो है, उस बेस पे हमारे पास 3 टाइप से रिएक्शंस आती हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। नंबर 1 फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो वाली रिएक्शन जो क्या होती हैं सेकंड के 10वें भाग में, 20वें भाग में, ठीक है, बहुत जल्दी से हो जाए, यानी जिनको बहुत कम समय लगे, ऐसी वाली रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन, या हम बोल देते हैं इनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन एक पल, एक क्षण के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए इसको हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आयनिक रिएक्शन, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो क्या लिखेंगे हम फास्ट रिएक्शन में? दी रिएक्शन विच आर अकर्स इन 10⁻⁹ सेकेंड, इतने समय में हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कौन सी रिएक्शन होगी? वो फास्ट रिएक्शन। जैसे आयनिक रिएक्शन है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास है NaCl, या हम क्या ले लें? AgCl, ठीक है, और साथ में हमने क्या लिया? NaNO3, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? AgNO3 और NaCl। तो ये रिएक्शन सेकंडों के अंदर, यानी सेकंड के भी 10⁻⁹ सेकंड में हो जाएगी, तो बहुत जल्दी हो जाएगी। अब ये जल्दी क्यों होगी? क्योंकि इनके अंदर है आयंस, और कोई भी रिएक्शन होती है वो कब होती है? जब उसमें बॉन्ड टूटते हैं या नए बॉन्ड बनते हैं। तो जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेंगे और जितनी जल्दी नए बॉन्ड बनेंगे उतनी रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। तो ये तो ऑलरेडी पहले ही कैसे हैं? आयंस फॉर्म में है, तो आयंस पहले ही बने हुए हैं, तो जैसे इनको डालेंगे, मिक्स करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इनको ना बॉन्ड बनाना है ना बॉन्ड तोड़ना है, इंटरचेंज होना है, तो जिसको होने में 10⁻⁹ सेकंड लगता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फिर आ जाता है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शंस कौन सी हो जाएंगी? वो वाली रिएक्शन जिनको होने में दिन, हफ्ते, महीने और साल लग जाए, यानी जिनको बहुत ज़्यादा समय लगे, उन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? द रिएक्शंस विच आर टेक प्लेस इन डेज, या तो दिनों में, मंथ्स, डे, वीक, मंथ्स एंड ईयर्स, या उसको साल भी लग सकते हैं। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को क्या लगना? रस्ट लगना। तो एक वेरी स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होना जरूरी है, एसिड प्रेजेंट होना ज़रूरी है, वो मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में होना ज़रूरी है, तो ये सब होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए रिएक्शनें क्या होती हैं? वेरी स्लो। तो तीसरी हमारे पास आती है मॉडरेट रिएक्शन।
तो मॉडरेट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होगी? वो वाली रिएक्शन जिसको होने में मिनट्स लगे या घंटे लगे, ठीक है, ना तो सेकंडों में हो जाए वो, और ना ही वो दिनों में, हफ्तों में, महीनों में या साल में, बल्कि वो कैसे हो, या तो कुछ मिनट ले या वो कुछ घंटे ले। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन मिनट्स और आवर्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज, जो घर के अंदर चीनी होती है उसकी हाइड्रोलिसिस करना। तो क्या होता है वो? C12H22O11 प्लस में हम क्या डालेंगे? वाटर। तो क्या बनेगा हमारे पास? C6H12O6, फिर एक C6H12O6 बनेगा। एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। तो इसको होने में कुछ मिनट लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो इन तीनों में से हमारे लिए केवल और केवल इंपॉर्टेंस कौन सी वाली है? मॉडरेट वाली। फास्ट रिएक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, रिएक्टेंट डाला, ऊपर से प्रोडक्ट डाला, तो डालते डालते रिएक्शन हो जाएगी। तो उसको तो हम ऑब्जर्व कर नहीं सकते क्योंकि बहुत जल्दी हो रही है। और मोड जो हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन, उसको होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और इतना टाइम नहीं हो पाता कि उसके ऊपर बैठे रहें। तो ना तो फास्ट रिएक्शन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही वेरी स्लो। तो हमारे लिए कौन से वाली रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है? वो रहती है हमारे पास मॉडरेट वाली, जिसको ना तो ज़्यादा कम समय लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा। तो हम इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में ही ज़्यादातर डिस्कस करेंगे कि मॉडरेट रिएक्शंस क्या है। अब हमारे पास बात आ जाती है कि इनके अंदर रेट क्यों अलग अलग होता है। ये फास्ट है, ये बहुत स्लो है, और ये हमारे पास क्या है? बहुत मतलब इंटरमीडिएट स्टेज का है। तो क्यों इनका जो रेट है वो अलग अलग होता है? तो ये पहले डिस्कस कर लिया क्या कि हमारी जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो उन बॉन्ड को टूटने में, बनने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो कईयों में वो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए वो स्लो होती है, और कईयों में बहुत कम लगता है, वो फास्ट हो जाती हैं। कईयों में बीच का लगता है, वो मॉडरेट हो जाती हैं। तो फास्ट रिएक्शन इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? आयंस। तो उनको ना तो बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है और ना ही बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उनमें आयंस होते हैं, वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। और जो वेरी स्लो हैं उनमें कंडीशंस चाहिए, उन कंडीशंस पे ही जाके बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। और हमारे पास जो आ जाती है दूसरी बात हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होती है वो बड़ी जल्दी हो जाती है रिएक्शन, और जिनको ज़्यादा चाहिए होती है उनको टाइम ज़्यादा लगता है। तो मतलब मेन कारण यही हुआ हमारे पास कि क्या कारण है किसी भी रिएक्शन का फास्ट या स्लो होने का? बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, या दूसरा हम कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोज ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शंस है उनका रेट डिफरेंट क्यों है, उसका क्या कारण है? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड ब्रेकिंग and bond making process। किस पे डिपेंड करेगा ये हमारा? बॉन्ड पुराने टूटेंगे कितने जल्दी और नए बॉन्ड बनेंगे कितने जल्दी।
तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग and bond making is fast, जल्दी होगा, the rate of reaction is fast, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, एंड वाइस वर्सा, और उसका अपोजिट। अगर लेट बनते हैं बॉन्ड और टूटते भी लेट है तो उनको समय ज़्यादा लगेगा तो उसका रेट क्या होगा, स्लो होगा। अब आयंस जो होती हैं, आयनिक रिएक्शंस, उनको क्यों कम समय लगता है, क्योंकि उनमें बॉन्ड बनने की जरूरत ही नहीं होती, वो पहले से ही टूटे हुए आयंस में, तो उनके अंदर इंटरचेंज होता है, इसलिए उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लो या लेस इज फास्ट रिएक्शन, वो रिएक्शन फास्ट होगी, एंड वाइस वर्सा, यानी जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी की, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा। तो इस तरह से दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है किस चीज़ का, रेट ऑफ रिएक्शन का। अब बात आती है हमारे पास कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। तो पहले तो ये कि रिएक्शन होती क्यों है, पहली बात ये कि रिएक्शन होती ही क्यों है। तो हम सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं, भी हम अकेले बैठे हुए हैं, तो कोई हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि अकेले हैं। लेकिन दो जने बैठे हैं, दो कैंडिडेट बैठे हैं, तो वो आपस में बैठे बैठे क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे से बात करेंगे, उनमें इंटरेक्शन होगी, तो यानी उनकी क्या होगी, कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, यानी उनकी बातचीत होगी। तो ऐसे ही क्या होता है, जब कभी हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को एक सेम बिकर में रखते हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, जिससे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो इसलिए रिएक्शन होती है। अब होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये हमारे पास होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या होता है ये हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, किसी की भी ले सकते हैं, रिएक्टेंट की ले लो या प्रोडक्ट की ले लो, पर यूनिट टाइम। क्या लेना हमने, पर यूनिट टाइम लेना है, उससे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा ये हमारे पास, इट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, किसका, ऑफ एनी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट ले लीजिए, और प्रोडक्ट, या हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, बाय पर यूनिट टाइम, यानी हमने उसको पर यूनिट टाइम के हिसाब से लेना है। उससे हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है वो, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे हमारे पास A कन्वर्ट हो रहा है B के अंदर, तो हमने रेट डिफाइन करना है, या तो रिएक्टेंट की टर्म्स में या प्रोडक्ट की टर्म्स में। हमें पता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो हमें पता है जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे रिएक्टेंट किस में बदलना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर बदलना शुरू हो जाएगा। मींस
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या इट इज द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इसलिए उसके साथ हम साइन क्या लगाते हैं, माइनस का, क्योंकि डिक्रीज कर रही है माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए हम इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। तो अगर हमने इसकी टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा हमारे पास, हम इसको लिखेंगे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ कंसंट्रेशन, और इसके साथ साइन क्या लगाएंगे हम, माइनस का, और उसकी टर्म्स में लिखेंगे तो माइनस डी डेल्टा बी, सॉरी ये प्लस में होगा, प्रोडक्ट बन रहा है, और डेल्टा टी, इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इसको आर और पी की टर्म्स में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये माइनस में, और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये पॉजिटिव, टी मतलब टाइम है और डेल्टा मतलब चेंज इन टाइम। ओके, अब क्या कहता है हमारे पास कि ये तो हो गया हमारे पास चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती होती है, +1 में हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन का वो डिपेंड करता होता है किस चीज के ऊपर, कि हमारे पास मास कितना है रिएक्टेंट का। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन चेंज हो रही है यानी प्रोसीड कर रही है, तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर रही है तो मतलब जो रेट है वो भी चेंज करेगा। तो इसलिए हम जो भी रिएक्शंस का रेट लिखते हैं वो सिंपल रेट नहीं होता, वो क्या लिया जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिया जाता है। क्यों लिया जाता है वो, क्योंकि हमें पता है टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज करती रहती है रिएक्टेंट की, तो हर समय पे रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होगा। स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा, जैसे जैसे कम होती जाएगी कंसंट्रेशन वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। इसलिए फिर हमें क्या लेना पड़ता है, उसका एवरेज लेना पड़ता है। तो इसलिए हम जहाँ कहीं पे भी डिस्कस करते हैं उसको हम किससे डिस्कस करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से डिस्कस करते हैं। एवरेज रेट का मतलब क्या होगा, हमारे पास टाइम दिया होगा जैसे 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इस तरह से, और उस समय पे कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है रिएक्टेंट की या कितनी बड़ी है प्रोडक्ट की, उसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो उससे हमारे पास क्या आइडिया होगा, उससे हमारे पास ये आइडिया होगा कि 5 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट कम रह गया। मान लो पहले 50 ग्राम था, अब कितना हो गया, 40 ग्राम रह गया। या प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं भी, पहले टाइम तब t0 था, उस समय वो कितना था, हमारे पास 0 ग्राम था, लेकिन 5 मिनट बाद वो प्रोडक्ट कितना बन गया, 10 ग्राम बन गया। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो उसी तरह से 10 मिनट पे फिर देखेंगे तो दोनों का हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, और उसी एवरेज से फिर हम क्या निकालेंगे, उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपने +1 में फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा था, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही, मतलब ग्राफिकली या हमारे पास टेबल में डाटा होगा, उस डाटा से हम निकाल सकते हैं उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो हमारे पास पहले टाइम जब t0 था तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, R1 था, लेकिन जब टाइम t = हो गया 5 तो हमारे पास ये कितना हो गया, R2, ठीक है। और ये हमारे पास t1 हो गया, ये हमारे पास t2 हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट की टर्म्स में अगर हम लें, t1 जब 0 था तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, p1, और जो हमारे पास जब टाइम t2 = हुआ 5 तो ये क्या बन गया, p2। तो एवरेज रेट यानी हम RAV लिखते हैं, एवरेज रेट क्या होता है हमारे पास, फाइनल टाइम या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास,
R2 यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस R1 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R1। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि हमने बोला था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। पहले ये कितनी होगी, मान लो 5 ग्राम, अब ये कितनी बच चुकी है 3 ग्राम। तो क्या करेंगे, 3 माइनस 5 होगा तो -2 आएगा ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे क्या लेंगे हम, T2 माइनस T1। तो R एवरेज हम कैसे लिखेंगे, R एवरेज हमारा हो जाएगा डेल्टा R और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा T। उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो P2 उसके साथ तो प्लस साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, और T2 माइनस T1। तो R एवरेज किसकी इक्वल होगा हमारे पास, डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। मतलब कैसे होगा, हमें ग्राफ दिया होगा ऐसे, यहाँ पे टाइम है, जैसे यहाँ पे 5 मिनट है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। यहाँ पे मान लो हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.1 है, यहाँ पे 0.2, उसी तरह 0.3, 0.4, 0.5। तो हम एवरेज रेट निकालना चाहते हैं तो जैसे मर्जी ले लो, यहाँ पे हम T1 ले लेते हैं और यहाँ पे T2 ले लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगी। उसी तरह से प्रोडक्ट की T1 पे हम प्लॉट करेंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और T2 पे जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इनका गैप ले लेंगे, गैप ले लेंगे, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब बात आती है हमारे पास भी, हम रिएक्शंस का रेट स्टडी कैसे करते हैं। ये तो हो गया भी एवरेज लेते हैं, पर उसको प्रैक्टिकली कैसे स्टडी किया जाता है। तो हम जिस भी रिएक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं उसका क्या किया जाता है, उसका ये सिस्टम किया जाता है कि उसका हम एक बिकर लेते हैं, उसके अंदर हम सोलवेंट जो भी रिएक्शन करवा रहे हैं वो लेते हैं, और उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है। जैसे हमने क्या किया, जो हमने कंपोनेंट लिया, जैसे मान लो 20 ml ले लिया, उसको यूज कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर आइस डाल देते हैं। आइस डालने से क्या होता है, आइस डालने से ये होता है कि उस रिएक्शंस का रेट स्लो हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया ना, एनर्जी नहीं मिलेगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो हम उससे उसका अमाउंट पता कर सकते हैं। पहले ऐसे 5 मिनट बाद चेक करते हैं, फिर 10 मिनट बाद, फिर 15, फिर 20, इस तरह से चलता जाता है सिस्टम। तो उसको हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं। ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब बात आती है हमारे पास कि हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के। तो यूनिट्स हमें पता है किसकी, कुल जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट की ले लो चाहे प्रोडक्ट की ले लो, पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर, क्या होते हैं, मोल पर लीटर। और टाइम के क्या होते हैं, सेकंड, मिनट, आवर्स, ये ले सकते हैं। तो इसलिए यूनिट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल पर लीटर पर आवर्स। इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। अगर ये किस में दिए हुए हैं हमें, एक्वस कंडीशंस में। पर अगर दिए हुए हैं गैसेस स्टेट में, इन गैसेस स्टेट, तो गैसेस के जो होते हैं उनको हम प्रेशर की टर्म्स में लेते हैं। किसकी टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में। तो इसलिए उनका क्या हो जाएगा यूनिट्स, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, या एटमॉस्फेयर पर मिनट, या एटमॉस्फेयर पर आवर्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट्स आते हैं। अब किसी भी रिएक्शंस को हम कैसे लिख सकते हैं उसकी रेट की टर्म्स में। जैसे हमारे पास क्या है, PCl5, तो ये कैसे टूटेगा, PCl3 प्लस Cl2, तो कैसे टूटेगा ये हमारे पास, डेल्टा, इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा PCl5 की कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T। उसी तरह से प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख रहे हैं तो डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा T, और उसी तरह से